हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं कितना 500 प्लस ऑब्जेक्टिव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी पीसीएल यूपी आर्मिनल। तो खासकर यूपी पीसीएल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका भी एक लेक्चर हुआ। आज क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले लेक्चर में हमने कितना क्वेश्चन कराया था, 20 क्वेश्चन पॉलीफेज सिस्टम का। आज हम ले लेते हैं मैग्नेट का। मैग्नेट के बाद मशीन ले लेंगे उसका ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग मैग्नेट का करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बस आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, आ जाएं लाइव, और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक प्रेरक मतलब इंडक्टर किस में ऊर्जा संचय करता है, या किस रूप में ऊर्जा संचय करता है। ठीक दोस्तों, अगर हमारा एक इंडक्टर है, पूछेगा किस रूप में एनर्जी का जो स्टोर करता है, तो पहला इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र। बी दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और सी ऑप्शन दिया है चुंबकीय क्षेत्र। डी ऑप्शन दिया हुआ है कोर में। ठीक दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि जो एक इंडक्टर होता है वो किस रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के रूप में होता ही नहीं है, तो हमारा जो उसके जो इंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक कॉइल होती है। इस कॉइल में एनर्जी किस रूप में स्टोर होता है, तो आप लोग बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र। एल में जो एनर्जी स्टोर होती है किस रूप में होती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, एक अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन्होंने पहला लिखा है कास्ट आयरन, जिसको बोलते हैं ढलवा लोहा। बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है सिलिकॉन स्टील। और डी सी ऑप्शन इन्होंने दिया है कोबाल्ट स्टील। और डी ऑप्शन इन्होंने दिया है कॉपर। तो दोस्तों आप लोग बताइए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो इसको जानने से पहले जानो अस्थायी चुंबक किससे बनेगा ना, अस्थायी चुंबक किससे बनेगा। तो अस्थायी चुंबक कैसे बनता है, पहले नंबर तो ये जानो। तो अस्थायी चुंबक जो बनता है उसको जब कोई हमारा चुंबकीय पदार्थ हो जो चुंबकीय गुण रखता हो, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, और रखने के बाद वो चुंबक बन जाए। फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लो, उसके बाद भी अगर उसमें चुंबकीय गुण बना रहता है तो उसी को बोला जाता है अस्थायी चुंबक। तो हमारे जो निकेल, कोबाल्ट, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक क्या होता है, कोबाल्ट स्टील, सी ऑप्शन। और ये ध्यान रखना, जो अस्थायी चुंबक बोलता है उसकी अगर रेटेंटिविटी पूछे, धारणा शक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो रेटेंटिविटी क्या होती है, बहुत उच्च होती है। क्लियर दोस्तों, तो रेटेंटिविटी जिसकी बहुत उच्च होती है उसी के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, अस्थायी चुंबक। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में से इस पदार्थ को हटा लोगे, उसके बाद भी इसमें चुंबक का गुण बहुत अधिक समय तक बना रहेगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, अस्थायी चुंबक। क्लियर, बात समझ में आई। अस्थायी चुंबक किसको बोलते हैं। अस्थायी की अगर बात किया जाए तो अगर कोई पदार्थ है, ये
इस पदार्थ को किसी चुंबकीय मान लो क्षेत्र है, इस पदार्थ को उठा के लाके इसमें रख दो चुंबकीय क्षेत्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र में जब इस पदार्थ को रखोगे तो ये पदार्थ चुंबकीय गुण रखता है तो चुंबक बन जाएगा। लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र से निकाल लोगे तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, लगभग या समाप्त हो जाएगा या समाप्ति की ओर होगा। तो ऐसे पदार्थ के द्वारा कौन सा चुंबक बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक। क्लियर दोस्तों? तो अस्थायी अस्थायी में क्लियर हुआ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को सभी का आंसर करना है। लिखा है विपरीत दिशाओं में धारा ले जा रहे चालक एक दूसरे पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्लियर दोस्तों? अगर विपरीत दिशाओं में धारा, दो चालक हैं और विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की विपरीत धारा ले जा रहे हैं तो उसमें कैसा प्रभाव डालेंगे? तो इन्होंने पहला दिया है आकर्षण बल, समझना बहुत अच्छे से, आकर्षण बल। बी दिया है प्रतिकर्षण बल। सी दिया है अक्षीय बल। और डी हमारा दिया हुआ है नोटा। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि अगर दो चालक हैं, ये एक चालक है, एक चालक ये है, एक धारा इधर लेके जा रहा है आई, एक इधर लेके जा रहा है I2, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कौन सा बल लगेगा या उनके बीच में कैसा प्रभाव होगा। तो जानते हो जब दो चीज़ें विपरीत में धाराएं ले जाती हैं, दोनों समांतर में स्थिर हैं, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है दोस्तों? प्रतिकर्षण बल। ये कभी मत सोचना दोनों विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत में क्या होता? आकर्षण होता। नहीं, इसमें जो होगा क्या होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बट अगर यही बात कहता कि दोनों सेम दिशाएं में धारा जा रही हैं, तब कौन सा सही होता? तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगर कह रहा है देखो जो विपरीत दिशाओं में धारा ले जा रही हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो दोनों में धारा किधर से होके निकलेंगी? तो आपको रखना है कंडक्टर के बाहरी सरफेस से होके। आंतरिक इनर सरफेस में क्या होगा? इम्पीडेंस का मान बढ़ जाएगा और धारा आउटर सरफेस से होके निकलेंगी। कब? जब दोनों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा जा रही होगी। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आई कि विपरीत दिशाओं में धारा ले जा रहे चालक एक दूसरे पे कैसा प्रभाव डालेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग समझना कैसा? प्रतिकर्षण बल। क्लियर दोस्तों? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। इसमें क्या दिया है? यदि सतह क्षेत्र का सदिश क्षेत्र के लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? दोस्तों आप लोग बताइए। कह रहा है कि एक सतह क्षेत्र है, उस पे जो उसका सदिश क्षेत्र है उसके लंबवत है, तो उनके बीच चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है इकाई, सी ऑप्शन दिया हुआ है अधिकतम और डी ऑप्शन दिया हुआ है न्यूनतम। तो आप लोग एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर करिए कि इसमें कौन सा सही होगा। हमने आपको हिंट दे दिया कि सतह क्षेत्र है, जो उसका सदिश क्षेत्र है, एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है? 90 है। तो 90 है, तो उस कंडीशन में जो उसका फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो आपको हमने एक फार्मूला बताते हैं, एक होता है फाई बराबर BA cos फाई ना दोस्तों। अब इसके लंबवत है तो फाई का मान क्या है?
फाई का मान लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी ए कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। तो कॉस 90 का 0 जब मान रख दोगे तो 0 गुणे बी इंटू ए, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। और फ्लक्स फाई से दिखाते हैं तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर ये इसके समांतर हो जाता सतह क्षेत्र सदिश क्षेत्र के, उस समय अगर पूछता कितना होगा तो अधिकतम होता, बट कह रहा लंबवत है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो हमारा फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज़। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो सभी को, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़े और वीडियो को देखें। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, दिया है और इम्पॉर्टेंट है। पूछता है कि तांबा, जिसको बोलते हैं क्या दोस्तों, कॉपर, चांदी किसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं। तो इन्होंने दिया है पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। बी ऑप्शन दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ। सी ऑप्शन दिया हुआ है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। और डी ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी। तो आप लोग बताइए कि तांबा जो होता है, चांदी जो होती है, ये कैसा पदार्थ है। तो आपको मालूम होना चाहिए चांदी क्या होता है, कॉपर चालक होता है, और जितने हमारे चालक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होती है, कमी आ जाती है, साइलेंटली रिपिल्ड करता है, प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, कौन सा पदार्थ होगा, तांबा चांदी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल। अगर बात करें अनचुंबकीय पदार्थ, वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसके क्या होता है, चुंबकीय की बल रेखाओं की संख्या में थोड़ा सा वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की से वृद्धि होती है। अगर इसकी चुंबकशीलता का मान की बात करें तो 1 से थोड़ा अधिक। क्लियर दोस्तों। अगर इसकी चुंबकशीलता की बात करें तो 1 से थोड़ा अधिक, और पर्थ चुंबकीय वाले में इसकी चुंबकशीलता बात करें 1 से कम। उसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें, इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और इसमें आकर्षण का गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अगर इसकी चुंबकशीलता की बात करें तो 100 से लेकर कितनी तक दोस्तों, 100 से लेकर 1000 तक होती है चुंबकशीलता। इसकी 1 से अधिक, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चुंबकशीलता से। पर्थ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से थोड़ा अधिक, और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता की बात करेगा 100 से लेकर 1000 तक होती है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें समझिए। पर्थ चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, पर्थ चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आने लगती है। कमी आने का मतलब साइलेंटली रिपिल्ड करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है, इसीलिए उसको बोला जाता है पर्थ चुंबकीय पदार्थ। उसके अंतर्गत जो चालक होते हैं वो सब आते हैं। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई। ओके, बहुत अच्छे। चलो हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि विद्युत चुंबक किससे बना होता है, विद्युत चुंबक किससे बना होता है, किससे बना होता है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 26 था ना, दिया है पहला नर्म लोहा, नर्म लोहा। बी ऑप्शन इन्होंने दिया है नर्म लोहा, जिसमें नर्म लोहा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। सी ऑप्शन दिया है स्टील कोर
और डी ऑप्शन दिया है स्टील कोर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग बताइए विद्युत चुंबक किसके बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक होता है, मगर विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे? नर्म लोहा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर नर्म लोहा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो हमारा जो मैग्नेट बनेगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? विद्युत चुंबक होगा। और कैसा होगा? अस्थायी होगा। अगर बात करें नर्म लोहे की इसमें धारा प्रवाहित करके चुंबक बना रहे हो, कैसा चुंबक बन रहा है? तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक बनता है। और पूछेगा कैसा चुंबक है, अस्थायी या अस्थायी? तो आप लोग बताएं नर्म लोहे से जो चुंबक बनता है क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि इसको जब धारा हटा लोगे, चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे, तो इसमें चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? लगभग समाप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आई? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। दिया है 1.2 हेनरी के प्रेरण वाले प्रेरक में से गुजरने वाली धारा का मान 4 एम्पीयर है। उसमें संग्रहित ऊर्जा का मान होगा। उसमें संग्रहित ऊर्जा कितना एनर्जी स्टोर होगी? अगर 1.2 हेनरी का प्रेरण वाले प्रेरक से गुजरने वाली धारा का मान क्या है दोस्तों? 4 एम्पीयर है। कितनी? 4 एम्पीयर है। तो उसमें संग्रहित ऊर्जा का मान कितना होगा? तो पहला इन्होंने दिया है 0.8 जूल, बी इन्होंने दिया हुआ है 8 जूल, सी दिया हुआ है 0.16 जूल और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 जूल। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इंडक्टर है, इंडक्टर में ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? स्टोर एनर्जी हाफ LI²। तो देखो हाफ का मान पता, हाफ तो ऐसे L का मान कितना है? 0.2, उसके बाद I का मान 4 और 4 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे? 4 चौक 16 दूना 32, 32 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा बटे 2, 2 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 1.6 जूल। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? जहाँ ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना। कौन सा ऑप्शन? वो 1.6। तो ये हमारा इंडक्टर में एनर्जी की स्टोर की जब भी बात करेगा तो आपको क्या लगाना है? हाफ LI²। तो आप लोग इस सवाल को नोट भी कर लीजिए और आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, एक्सियों लोग आते जाओ जल्दी जल्दी। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम उपयोग होता है। पहला लिखा मोटर, बी लिखा है जनरेटर और सी लिखा है ट्रांसफार्मर और हमारा डी लिखा है नोटा। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग बताइए फ्लेमिंग का जो हमारा नियम होता है वो किस में लागू होता है? आप लोग जल्दी से बताइए, सब लोग कमेंट करके। आपके पास टाइम है 5 सेकेंड, जल्दी बताइए इसका कौन सा सही होगा ना। इसमें कौन सा होगा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ, वाम हस्त का मतलब होता है लेफ्ट ना दोस्तों। लेफ्ट मतलब बाएं। बाएं हाथ का नियम किसमें प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं किसमें होता है दोस्तों? मोटर में। मोटर में प्रयोग किया जाता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है दोस्तों? तो हम आपको बता देते हैं बाएं हाथ का नियम होता क्या है।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने प्रथम 3 अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो हमारा जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, और ये हमारा मध्यमा है धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। लिखा है धारा की दिशा तो B दिया हुआ है, फ्लक्स की दिशा को C हमारा दिया हुआ है, गति की दिशा को, और हमारा D ऑप्शन दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण। क्या दिया हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की दिशा को। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए किसको बताएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दिखाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपको मालूम होना चाहिए ना, दायां हाथ यही है। अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार बात करें तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने प्रथम 3 तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तो हमारी तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की, अंगूठा चालक की गति की दिशा, और हमारा ये मध्यमा क्या बताएगा? विद्युत वाहक बल की दिशा। तो किसका पूछ रहा है? देखो पूछ रहा है अंगूठा, तो अंगूठा क्या बता रहा है? चालक की गति की दिशा। में देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? धारा की दिशा, फ्लक्स की दिशा और गति की दिशा। तो हमारा कौन सा दोस्तों सही होगा? गति की दिशा। किसकी? चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का, राइट हैंड रूल। समझ में आया दोस्तों? जल्दी बताइए, समझ में आ गया? बहुत अच्छे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा तो शेयर कर दो यार वीडियो जल्दी जल्दी सब लोग। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दिया है चुंबकीय क्षेत्र में कम प्रतिक्रिया, चुंबकीय क्षेत्र में कम प्रतिक्रिया करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? पदार्थ क्या कहलाता है? क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या कहलाएगा? पहला दिया है कम प्रतिक्रिया वाले पदार्थ क्या कहलाता है? दिया पहला लौह चुंबकीय पदार्थ। बी दिया है अनचुंबकीय, क्या दिया दोस्तों? अनचुंबकीय पदार्थ। और सी हमारा दिया है प्रतिचुंबकीय। क्या दिया दोस्तों? प्रतिचुंबकीय। और डी हमारा दिया हुआ है नोटा। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं एक एक विकल्प में। अब देखो कम प्रतिक्रिया मतलब साइलेंट्री रिपील, प्रतिकर्षण का गुण किस में होता है? चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित कौन करता है? तो आप लोग कौन क्या जानते हो? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा दोस्तों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? कम प्रतिक्रिया देता है। वही पदार्थ हमारा क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, जो प्रतिक्रिया बहुत कम दे, जिसका चुंबकशीलता 1 से कम हो। क्लियर दोस्तों? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक छोटा सा न्यूमेरिकल,
बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, आप सभी को उसका आंसर करना है। एक एक लोग को दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, दिया है कि L1 बराबर 0.8 हेनरी और L2 बराबर 0.2 हेनरी के दो युग्मित कॉइल का युग्म गुणांक के बराबर 0.9 है। पारस्परिक प्रेरक M कितना होगा। सबका आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, एक छोटा सा, बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे सवाल आ जाते हैं। आप लोग बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं। सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया हुआ जो यूपी पीसीएल या डीएमआरसी या फिर यूपी आर्बिनल या किसी टेक्निकल एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने की प्रबल संभावना है ना, जो फिर या आ सकते हैं, कुछ अलग भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग बस ऐसे वीडियो में आते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, इससे अपना आपका 500 की सीरीज ये चलती रहेगी। क्लियर। तो ये 0.6 हेनरी और डी ऑप्शन हमारा दिया है 0.43 हेनरी। आप लोग जल्दी से आंसर करिए, आप लोग के पास टाइम है 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो ना। और अब वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, समझ में आया। इसका आंसर कितना आएगा आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि L1 L2 का मान इन्होंने दे दिया है, उसके बाद इन्होंने कपलिंग फैक्टर युग्मन गुणांक का मान भी दे दिया है। उसके बाद कहा इन्होंने पारस्परिक प्रेरणा का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन M की वैल्यू निकालना है। तो M की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, M बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, M बराबर के अंडर रूट L1 L2। फार्मूले सारे याद होने चाहिए, विदाउट फार्मूला सवाल नहीं लगा। छोटा सवाल है, मगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर। अब के का मान क्या है 0.9। अब यहाँ पे अगर इसकी मान की बात करें, L1 की मान कितना है 0.8 और इसका बात करें तो 0.2। तो ये क्या हो जाएगा 0.9, ये क्या हो जाएगा 0.16, इतना हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए इसका मान तो ये 0.9, ये बाहर निकलेगा 0.4 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और दशमलव इसका भी एक पॉइंट, इसका भी एक 2 पॉइंट पे लग जाएगा यहाँ पे हेनरी। तो आप लोग देखोगे कि म्यूचुअल इंडक्शन या पारस्परिक प्रेरक का मान कितना होगा, तो 0.36 हेनरी होगा, 0.36 हेनरी होगा। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं। चूँकि ये दशमलव वाला आपको ध्यान रखना कैसे निकालें, दो घटा बढ़ा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक अंक पीछे करोगे तो कोई और ऑप्शन मैच कर जाएगा, मगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको न्यूमेरिकल ये छोटा सा समझ में आया कि नहीं। आ गया, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया है, थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। ये एक थ्योरी है, थोड़ी सी बड़ा क्वेश्चन है, आपको बताना है सबको। दिया है एक विद्युत आवेश सतत गति B से एक समान सतत गति से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय बल रेखाओं, कॉन्सेप्ट समझना, चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गतिशील है। क्लियर। आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल
आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला इन्होंने दिया है ई बी वी और बी दिया हुआ है ई अपान बी वी और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है ई बी अपान बी या डी ऑप्शन दिया हुआ है शून्य। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। मतलब एक विद्युत आवेश, मान लो कि एक आवेश Q रहा होगा और एक सतत गति, एक निश्चित गति से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वो मूव कर रहा है। अगर वो समान चुंबकीय क्षेत्र में मूव कर रहा है और जो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसके समांतर हैं, जैसे वो मूव कर रहा है वो उसके समांतर है। जब हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश है Q, ये मूव कर रहा है B वेग से और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के ही समांतर है। अब जब दोनों दूसरे के समांतर हैं तो इनके बीच जो कोण थीटा बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, जीरो बनेगा। अब जब दोनों के बीच का कोण जीरो बनेगा तो उनके बीच लगने वाला जो बल F होगा वो क्या होता है, क्यू बी वी साइन थीटा। यही तो होता है दोस्तों, क्योंकि क्यू आवेश है बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और उसके समांतर है थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। और थीटा बराबर जीरो हो जाएगा तो यह बराबर क्यू बी वी और साइन थीटा का मान क्या होगा, जीरो। जीरो का मान साइन जीरो का मान जीरो और जीरो से मल्टीप्लिकेशन होगा तो यह बराबर जीरो। तो लगने वाला जो अनुभव किया जाने वाला बल होगा आवेश द्वारा वो क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। डी होगा कि नहीं, आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं। बट यही कह देता कि एक आवेश था यही गति से चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है मगर क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत है। अगर लंबवत कह देता तो लगने वाला क्या बल हो जाता, क्यू बी बी ये 1 हो जाता, क्यू बी बी हो जाता या ई बी बी, ये भी सही है। क्लियर, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। समझ में आया, जब लंबवत कहेगा तो वो हो जाएगा और जब समांतर कहेगा तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या लेते हैं, 33। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहोगे तो इसका एक बार इंट्रोडक्शन भी करा देंगे मैग्नेट का ना, एक दिन में एक लेक्चर ले लेंगे इंट्रोडक्शन का, पूरा पढ़ा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो छोटे छोटे चीज़ें बनती हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 देखिए, 33 नंबर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबक को किस विधि से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किस विधि से बनाया जाता है। तो लिखा है पहला डबल स्पर्श विधि, ये कभी पूछी नहीं जाती है। डबल स्पर्श, सिंगल स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। एक एकल स्पर्श विधि और हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या होता है, प्रणालिका से विभाजित विधि। डी ऑप्शन दिया है प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। क्लियर दोस्तों, तो हमने आपको बताया है विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के द्वारा बनाते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई वही कह रहा है कि एक प्रणालिका सॉलिनॉइड ले लो, उसमें क्या करो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक को बनाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी वाला। विद्युत चुंबक बनाने किस विधि से, प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। क्लियर दोस्तों, हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ना। क्वेश्चन नंबर 34 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर इसके अभी मैग्नेट की क्लास चलेगी, 2-3 कम से कम लेक्चर लेंगे, जिससे जितने भी अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं सारे करा दिए जाएंगे। बस आप लोग क्या है, सबको रात में 9 बजे आपको क्या करना है, लाइव आना है, अपने दोस्तों को भी साथ में लेके आना है। ठीक, चुंबक की पोलरिटी का परीक्षण
करने का केवल और निश्चित सबूत क्या है ना। पोलैरिटी किस चीज़ से चेक करोगे, उसका एक ही केवल सबूत है, वो कौन सा है। पहला दिया है आकर्षण या प्रतिकर्षण ना यानी और आकर्षण और प्रतिकर्षण। बी दिया है आकर्षण, सी दिया है प्रतिकर्षण और डी हमारा दिया है क्या है, इनमें से कोई नहीं, नोटा। तो आप लोग बताइए, तो हम लोग जानते हैं जो चुंबक की पोलैरिटी टेस्ट करने का सबसे सिंपल मेथड होता है वो क्या होता है, उसमें प्रतिकर्षण। ठीक, प्रतिकर्षण के द्वारा ही उसका क्या है, पोलैरिटी टेस्ट की जा सकती है। जब समान जब हमारा उनमें क्या होगा, जब उसको सामने लाएंगे दो पोल को, उसमें क्या होगा, दो दूसरे से दूर भागेंगे तो उसमें पता चल जाएगा एक क्या है, नॉर्थ है, एक साउथ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पोलैरिटी अगर टेस्ट करने का सबसे सिंपल केवल एक सबूत क्या है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है प्रतिकर्षण। आकर्षण लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35। जब तक इसका 500 सीरीज नहीं हो जाएगी इसको रोकेंगे नहीं, जब तक पीसीएल का पेपर नहीं होता। आप लोग का ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, बस आप लोग ऐसे रोज आइए। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है कहलाता है। तो इसमें दिया है पहला एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। बी दिया है प्रति स्तंभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलक्टेंस। और सी हमारा क्या दिया है, परमियंस। और हमारा डी ऑप्शन दिया है पारगम्यता। तो क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध होता है जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हमारे मैग्नेटिक परिपथ में क्या होता है, रिलक्टेंस होता है जो फ्लक्स के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। क्लियर दोस्तों। तो आप लोग बताइए आपको से जितने क्वेश्चन हमने कराए कैसे लगे। चूँकि आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे, एक इसके आगे सीरीज लेकर आएंगे 35 से आगे मैग्नेट की। तो आप लोग बताइए आपको आज का जो हमारा सेशन था कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, या फिर क्वेश्चन और अभी हमने सिंपल क्वेश्चन लिया, अभी थोड़ा इसका टफ लेंगे, फिर इसका कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। क्लियर दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्द कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन हमें कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।